बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तांदलियावाला, जो है NA 97। यहाँ के आवाम की राय जानेंगे कि आवाम इलेक्शन 2024 में किस को वोट डालना चाहते हैं। 8 फरवरी को किसकी तकदीर बदलेगी? क्या किसी मुल्क की तकदीर बदलेगी? क्या किसी शख्सियत की तकदीर बदलेगी? इस हलके से 22 उम्मीदवार इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं, जो एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। नुमाया उम्मीदवार जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अली गौहर बलोच हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से हुमायूं अख्तर खान मौजूद हैं। नदीम शहादत बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। सादुल्ला खान बलोच आज़ाद हैसियत में इस हलके से इलेक्शन के अंदर मौजूद हैं। जमात इस्लामी के मुदस्सर अहमद शाह इसी हलके से कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बेशतर रहनुमा हैं जो हलके में मैदान मारने के लिए तगोदो कर रहे हैं। इस हलके के अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 4,91,703 नफूस पर मुश्तमिल ये हलका है। मर्द वोटर्स की अगर बात की जाए तो वो 2,72,265 अफराद हैं। ख़वातीन वोटर्स की अगर बात की जाए तो 2,19,438 ख़वातीन वोटर्स इसी हलके के अंदर मौजूद हैं। मजमूई पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 341 मजमूई पोलिंग स्टेशंस 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में NA 97 के अंदर मौजूद होंगे, जिनमें से मर्द पोलिंग स्टेशंस की तादाद 101 होगी, ख़वातीन पोलिंग स्टेशंस की तादाद 101 होगी, कंबाइन पोलिंग स्टेशंस की तादाद 139 होगी और मजमूई पोलिंग बूथ 786 होंगे। इस हलके के मसाइल क्या हैं? पानी, साफ पानी की फराहमी। इस हलके का दूसरा बड़ा मसला यहाँ पे कारपेटेड रोड का होना। इस हलके का तीसरा बड़ा मसला यहाँ पे आवाम के लिए शराए खानदगी को बढ़ाना और अच्छे तालीमी इदारे बनाना। ये इस हलके के बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन उसके हल के लिए कौन इक़दामात कर सकता है या माजी में कितने इक़दामात हुए हैं, आवाम से उन्हीं की राय जानते हैं। लोगों की राय जान रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर की हाल चाल है? ठीक ठाक सर। सर किसको वोट देंगे? PTI को। PTI का तो उम्मीदवार ही कोई नहीं है। कोई गल नहीं है। और किसी जमात को नहीं। किसको वोट देंगे भाई? PTI को। उसका तो उम्मीदवार ही नहीं कोई। कुछ नहीं, मोर क्या है? ना नून को देना है ना तीर को देना, जो आज़ाद आएगा उसको दे। पीपल्स पार्टी भी नहीं, कोई और जमात नहीं ना। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। भैया कैसे हैं आप? वोट किसको देंगे? वोट हमारा नून लीग। नून लीग को? अली गौहर बलोच को? जाफर अली चलो अलीगढ़। हमारे शहर का सिटी का अच्छा, किसी और को क्यों नहीं? नहीं, बस नून लीग शुरू के नून लीग है, शुरू से ही नून लीग को। नून लीग का वोट है जी, शुरू से ही नून लीग को दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक भाई। वोट किसको देंगे? जाफिर होचक। वो किस पार्टी के? नून लीग। नून लीग के? हाँ जी। यानी अली गौहर बलोच को देंगे? हाँ जी। सर किसको देंगे वोट? अली गौहर बलोच को सर। किसी और पार्टी के बंदे को क्यों नहीं? वो अली गौहर ने काम करवाया है अच्छा जी। क्या काम करवाए? तांदलिया वाले बहुत सारे काम करवाए हैं। सुई गैस ले आने वाले अली गौहर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर लाहौर से आपकी राय लेने आए। बड़ी मेहरबानी है, आप इतनी दूर हमारी राय लेने आ गए हैं। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला PTI को। उनका तो उम्मीदवार कोई नहीं। उम्मीदवार कोई भी नहीं है, फिर भी वोट PTI। आज़ाद उम्मीदवार को देंगे? आज़ाद को दे देंगे हम। सादुल्ला बलोच को? सादुल्ला बलोच भी है, शहीद दाऊद भी है। जब दो आज़ाद खड़े हैं तो फिर किसको देंगे? बड़ा वोट है उसका है सादुल्ला का, छोटा वोट जो है वो शहीद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर वोट किसको देंगे?
जो अच्छा आदमी होगा। कौन अच्छा आदमी है? नून लीग। नून लीग अच्छी है। अली गौहर बलोच को? जी। किसी और पार्टी को क्यों नहीं? बस हम है ही मुस्लिम लीग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? जी। यहाँ से नवाज शरीफ साहब खड़े हैं, यहाँ से अली गौहर खान बलोच। अली गौहर खान बलोच, उनको देंगे वोट? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजी साहब कैसे हैं? हाजी साहब वोट किसको देंगे? नून लीग को। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। सर वोट किसको देंगे? शेर को देंगे। शेर को, अली गौहर बलोच को? हाँ जी। बड़ा सोच के बताया आपने। आप शुरू तो ही उन्होंने दे रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट अच्छा है। अच्छा जी। जाफर अली होचा भी अच्छा काम करवाया उसने काफ़ी सारे। वो पीपी के हैं? नहीं, नून लीग के हैं। नहीं पीपी के उम्मीदवार हैं, यानी सूबाई असम्बली के। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उनको देंगे, जाफर अली होचे को और अली गौहर बलोच को। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वोट किसको देंगे? अजय पता नहीं है, क्यों नहीं देना। क्यों? सब चोर है, सब चोर है। कोई नहीं नहीं, वो नहीं मसला नहीं, साडा वे नहीं अली वोट देवन दा। नहीं, वोट क्यों नहीं देना? यार सारे चोर हैं, सारे यहाँ साडे ठप्पे लाने हैं। नहीं, वोट तो देना चाहिए। देना चाहिए पर नहीं, दिल नहीं मनता पे देवन। दिल नहीं मानता। किसको देंगे वोट भाई? इंशाल्लाह जी नून लीग को। नून लीग को? जाफर अली होचा। किसको देंगे वोट भाई? इंशाल्लाह जाफर होचे को। अच्छा, यानी ये नून लीग को? इंशाल्लाह। किसी और पार्टी को क्यों? नहीं, क्यों नहीं, जाफर होचा हमारे शहर के लिए अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ। किसी आज़ाद उम्मीदवार को भी नहीं देना? नहीं देना। सर जी किसको देंगे? आज़ाद उम्मीदवार को देंगे, पीपल्स पार्टी को देंगे, नून लीग को देंगे और बलूच को? यार इमरान खान देना वो जेड़ा भी ਹੁੰਦਾ वो तो इतने खलोता ही नहीं था। नहीं आएगा। इमरान खान इतने खलोता? शहीर खान। कौन खड़ा है? शहीर खान, शहीर दाऊद। आज़ाद उम्मीदवार हाँ जी, को। हाँ। की निशान है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ रेडियो जी। सर जी किसको वोट देंगे? पीटीआई को। पीटीआई का कोई बंदा ही नहीं यहाँ पे। वो शहीर खान। आज़ाद उम्मीदवार को? जी आजाद। भाईजान हम भी बंदे हैं, हम इंशाल्लाह पीटीआई को वोट देंगे। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार को देना है? हाँ, जो उनका बंदा है उसका, हाँ उसको देंगे हम लोग। सादुल्ला बलोच? हाँ बिल्कुल। वोट किनू दोगे? शेर को। नून लीग नू? नून लीग नू किसी और जमात नू क्यों नहीं? नहीं, दिल मानदा, मानदा ही नहीं? दिल मानदा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत है, आप सुनाएं। सर वोट किसको देंगे? इमरान का। वो तो नहीं खड़े यहाँ पे। तो फिर नहीं, फिर क्या बात हुई? कौन खड़ा है यहाँ पे? वो उनके खड़े हैं नुमाइंदे। कौन? शहीर दाऊद साहब, सादुल्ला खान बलोच। सादुल्ला खान बलोच को देंगे वोट? हाँ जी इंशाल्लाह। और किसी को क्यों नहीं देंगे? बस हमारी मर्जी। सर वोट किसको देंगे? नून लीग। नून लीग को? हाँ जी। क्यों? आपको नहीं पता, ऑन द रिकॉर्ड सारी बातें, नवाज शरीफ का दौर उठा के देखे आप सारे। सही। उस दौर में देख लो तो सारा कुछ खाया होगा, लेकिन काम करते हैं नून लीग वाले। ये खाया क्यों कहते हैं आप? तो खाते ही इधर से है ना, हैं? खाया तो बाहर गए ना, लेकिन काम करते हैं वो, कुछ खाते हैं, कुछ लोग को देते हैं। ये आप मानते हैं कि वो खाते हैं? खाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ खाते देते हैं भी तो है, लगाते हैं। कुछ देते भी है। अच्छा। हाँ जी, मैं दुकान पे बैठा, दुकान से खाऊंगा, दुकान को कुछ दूंगा। मैं सारा खा जाऊँ, दुकान को कुछ ना दूँ, मैं फेल हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वोट किसको देना है? वोट नून लीग नो। नून लीग को? इंशाल्लाह। क्यों? बस आपकी मर्जी। नहीं, मर्जी तो आपकी है, बात तो बताए ना कि क्यों? दसते नून लीग ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਆ। नून लीग क्या करती है? ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। अच्छी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वोट किसको देंगे? वोट जनाब इमरान खान को। वो तो सर खलोते ही नहीं। उन्होंने का कैंडिडेट खड़ा ना जी। किसका? इमरान खान का जी। कौन? शहीर खान। निशान क्या है? रेडियो। आज़ाद उम्मीदवार? हाँ भी आज़ाद उम्मीदवार। ऊपर ने निशान ही ना दिया जी। ऊपर कौन है? ऊपर सादुल्ला जी। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार को देना है, किसी और पार्टी को नहीं देना? आज़ाद उम्मीदवार को, इमरान खान के सिपाही को देना जी। अच्छा जी, तो ये नून लीग को नहीं देंगे? नहीं जी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी? नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वोट किसको देंगे? सर वोट बंदे के बेटे को जनाब, इंसान के बेटा जो आएगा उसको वोट मिलेगा। कौन है? अवाम के हक में बोलेगा। 22 बंदे खड़े हैं यहाँ पे। आप तरीके लब्बैक बैक को? हाँ जी।
कौन है उम्मीदवार उनका? आबिद रिजवी साहब। आबिद रिजवी साहब। हाँ जी। आपको ये दूसरे अच्छे क्यों नहीं लगते? सर सब मदारी हैं यार। मदारी क्यों लगता है? जो भी आता है चंद दिन के लिए मेहमान आता है। अच्छा। आजकल इलेक्शन का दौर है, हर कोई आएगा अपनी डुबडुबी बजाएगा, वो चला जाएगा। फिर हम 5 साल के लिए ऐसे जैसे यतीम नहीं होते, बंदा एक बेवा देखती है कोई मेरा खामंद है, या बच्चा देखता है मेरा बाप आए मुझे खाना दे। ये MPM सब वैसे हमारे उम्मीदवार बाद में नहीं नजर आते ये? नहीं, नज़र नहीं, कोई भी नहीं नज़र आ रहा। 5 साल में हमारे जाने वालों को क्या हाल किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया तान लेगा उन्होंने। बाबा जी किनू वोट देना है? जाफर देना जी। ओ केड़ी पार्टी तो ने? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग नु? हाँ मुस्लिम लीग, नून लीग। नून लीग नु? ते कौन है MNA का उम्मीदवार? अली गौर बलोच। अली गौर बलोच। सर किनू दोगे वोट? लब्बैक नु। तहरीक लब्बैक को? हाँ जी। बुजुर्गो जी वोट देना जी? हाँ जी। किनू देना जी? ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ? ਬਸ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਆਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੌਤਗੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। बुजुर्गों किसको देंगे वोट? नून लीग। नून लीग को। नाज़रीन ये अवामी हल्के की राय आपके इस वक्त गोशगुजार हो चुकी है कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो रहनुमा यहाँ पे हुमायूं अख्तर ख़ान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच और दीगर रहनुमा, उनका मौक़िफ़ ले सकें कि उनका आज़म क्या है, वो इलेक्शन में जीतने के बाद इस हल्के की बका के लिए क्या करना चाहते हैं और कुली तौर पर पाकिस्तान में उनका मंशूर क्या होगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन इस वक्त हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर ख़ान साहब के साथ मौजूद हैं, जो इधर तांदलियावाला से NA 97 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर लाहौर से यहाँ पे शिफ्ट करने का तजुर्बा कैसा लग रहा है? ये बिल्कुल मुख्तलिफ इलेक्शन है जी। हमारे हल्के में 190 गाँव हैं और 2 छोटे छोटे म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, शहर हैं। तो इधर सियासत लाहौर की सियासत टोटली ज़्यादातर पार्टी बेस्ड होती है। सही। इधर की सियासत जो होती है वो शख्सियत बेस्ड होती है, धड़ों की सियासत होती है। सही। तो बहुत मुख्तलिफ सियासत है इस वजह क्या बनी वहाँ से यहाँ मूव होने की? देखिए मेरा इस इलाके में 34 साल से कारोबार है, शुगर मिल है, और लेकिन सियासत मैंने हमेशा लाहौर की। सही। और इस दफ़ा ये वजह बनी कि इस वक्त इलाके की सूरत हाल ऐसी है कि मैं इसमें एंट्री रिलेटिवली आसानी से कर सकता था। जो इलाके की अंदरूनी सियासत है और जो मुल्की सियासत है उसमें लाहौर में बहुत सी पेचीदगियाँ थीं, तो मैंने समझा कि ये अब मेरे लिए मौका है कि मैं अपना एक रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी को एंटर करूं और उसको कंसोलिडेट करूं। पार्टी तब्दील कर देने से कोई सेटबैक देखा या बूस्ट देखा? इधर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता? इस इलाके में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद के जो नताइज होंगे, वफाक में हुकूमत किसकी होगी? सच्ची बात है कि हमें तो जी अपने इलेक्शन की फिक्र पड़ी हुई है कि वो उसमें कामयाबी हासिल की जाए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि
कुछ कहा नहीं जा सकता। 9 फरवरी को एक जो सूरत हाल आप ही की पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब, या महमूद मौलवी साहब के मुताबिक अब तक का जायचा बताता है कि वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी और IPP उसकी शराकतदार होगी। तायीद करते हैं इसकी? मुझे ज़रा ये कॉम्बिनेशन मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है। नून लीग की हुकूमत लगती है? नहीं, नून लीग की अकेली मुश्किल होगी। अकेली मुश्किल होगी। तो पीपल्स पार्टी की अगर वो जिस तरीके से राय ये रख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार उनसे रवाबित में है और उनसे मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा लगता है? आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादातर हमसे राब्ते में है। आपसे राब्ते में? हमारी पार्टी से। आज़ाद उम्मीदवार पंजाब से अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो कितने आज़ाद उम्मीदवार राब्तों में होंगे? ये मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, लेकिन देखिए KP का और पंजाब के आज़ाद उम्मीदवार, खैर उनको पूरा हक है पीपल पार्टी को कोशिश करने का, लेकिन इन 2 सूबों के आज़ाद उम्मीदवार की कोई ख़ास अट्रैक्शन नहीं होगी पीपल पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, एक ही पार्टी से अलग हुए लोग 2 पार्टीज़ बना ली, आपका पैचअप परवेज़ खटक साहब की पार्टी से क्यों ना हो पाया? नहीं, वो बुनियादी तौर पे एक ही चीज़ है, सिर्फ ये कि परवेज़ खटक साहब का ज़्यादा जो तवज्जो है वो KP में है। सही। और हमारी ज़्यादा तवज्जो बाकी सूबों में बिलखसूस पंजाब पे है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ सीटों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट करना IPP के हक में जाएगा? अब देखिए जी, कुछ सीटों पे, बहुत कम सीटों पे सीट एडजस्टमेंट हुई है, मेरे ख्याल बहुत ही थोड़ी सी सीटें। अब मैं जैसे IPP का हूँ, मैं नून लीग के ख़िलाफ़ इधर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, लेकिन जो देहाती इलेक्शन होता है, जैसे मैंने कहा, वो इतना पार्टी बेस नहीं होता। वो ज़्यादा जो पुराने इधर के मेंबर्स रहे हैं और जो नए आ रहे हैं उन्हीं की जद्दोजहद चलती रहती है। तो हमें अभी ये नहीं है कि लाहौर की तरह हम पार्टियों को बुरा भला कहें, ये नहीं किया वो किया। इधर और नौइयत का इलेक्शन है। आप क्या समझते हैं क्या वजह बनी है कि कुछ सीटों के ऊपर ही सिर्फ एडजस्टमेंट हो पाई? एडजस्टमेंट्स के भी आसान नहीं होते हैं जी। एडजस्टमेंट्स के भी क्राइटेरिया होते हैं कि उस सीट पे अगर IPP का कैंडिडेट पहले जीता हुआ तो उसकी अच्छी चांस हो जाती है एडजस्टमेंट की। क्लियरली सीट पे अगर IPP के कैंडिडेट्स उधर हारे हुए हैं तो फिर उनकी एडजस्टमेंट तो मुश्किल होती है ना जी, क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट्स अगर नून लीग के बैठे हैं वो फिर मुश्किल हो जाता है। सही। इस हलके की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बलोच एक तरफ आप देखें नून लीग, एक तरफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी सादुल्ला बलोच और आयशा रजब बलोच, वो एक आज़ाद उम्मीदवार के हक में बैठ गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बलोच। तो क्या ये उनका वोट तकसीम होगा या वोट अगर तकसीम होता है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? ऑब्वियसली जी, देखिए मैं एक फ़र्ज़ांद पाकिस्तान हूँ। मेरे लिए हर इस इलाके की कौम जो है, हर बरादरी इंतहाई काबिल एहतराम है। और मेरा जो एक विंग है तानिया वाला साइड का, वो भी बलोच हैं और बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं। और दूसरा विंग राना बरादरी के हैं, क्योंकि मामू कांजन साइड से हमेशा महाजर कम्युनिटी का कैंडिडेट होता है। यस, बलोच अगर एक घर से 3 कैंडिडेट्स निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो वोट स्प्लिट होगा, जिसका गालिबन मुझे फ़ायदा होगा। सही। अच्छा, इस तहक़ाब में पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के अंदर शामिल है 300 यूनिट तक बिजली फ्री, ऐसा ही? जी जी। तो इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो सकेगी? आप पिछली हुकूमत में भी रहे, आपको मुल्की मामलात का भी पता है। बहुत से माहिर मईशत की राय रखते हैं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर मंशूर के अंदर दावे वो होने चाहिए जो काबिल अमल हों। माहिर मईशत ये समझते हैं कि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी बड़े पैमाने पर आप बिजली की फराहमी नहीं दे सकते। पन बिजली की तरफ आपको जाना पड़ेगा तो कुछ टैक्सेस में कमी करना पड़ेगी। लाइन लॉसेस में किस हद तक कमी ले आएंगे कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे सकते हैं? देखिए, बिजली का तो पूरा पाकिस्तान का निज़ाम टोटली चेंज मांगता है। ये IPPs जब से आई थी 90 की दहाई की मिडल से, तो मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि IPPs ने, क्योंकि ऑल्टरनेट फ्यूल का कोई इंसेंटिव नहीं था, ज़्यादातर सारे थर्मल बेस थे, और ये नहीं मद्देनज़र रखा गया कि जब दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो क्या इम्पैक्ट, और सारे वो पास थ्रू आइटम्स थे।
जो कॉस्ट बढ़ती थी वो सीधी कस्टमर को जाती थी, जो जिसने आईपीपी लगाई थी उसको कोई इफेक्ट नहीं होता था उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये सारा निज़ाम चेंज होने वाला है और हम समझते हैं कि जो हमने स्टडी की है कि जो हम नया सिस्टम खड़ा करेंगे उसमें 300 तक मुफ्त दी जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि इस हलके के बुनियादी मसाइल क्या हैं जो पिछले कोई 10-15 सालों में हल ना हो सके और आपके जीतने के बाद उनमें किसी हद तक कोई बेहतरी आ सकती है? देखिए, ये जो हल्का है तांजियावाला तहसील और उसमें 18 गांव जड़ावाला तहसील के हैं, ये पाकिस्तान का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है। इसीलिए मैंने इधर आज से 34 साल पहले एक शुगर मिल लगाई थी। इसकी ज़मीन सोना उगलती है, काश्तकार बहुत मेहनती है, मेहनती लोग हैं, लेकिन इस हल्के की सियासत बुनियादी तौर पे 2 ख़ानदानों ने आपस में बारियाँ ली हैं और मैंने कहा और उन 2 ख़ानदानों में इस वक्त बेइंतहा पसमानदगी है इलाकों में। अगर आप आएंगे, सड़कें कुछ हाल ही में बेहतर हुई हैं, लेकिन आप अंदर जब घुसेंगे तो सड़कों का वजूद ही नहीं है, ना कोई सूरज का, ना नाली का, ना गैस का, ना बिजली का, बेइंतहा बुरी हालत है। दूसरी ये है जी कि क्योंकि ये ज़्यादा किसान ओरिएंटेड इलाका है, किसानों की पॉलिसियाँ हमें लानी चाहिए। अब जैसे मकई की फसल इस वक्त है और कीमत नहीं लगी, किसान रुलता फिर रहा है। अगर थोड़ी सी प्लानिंग कर ली जाती कि मकई की फसल की कोई एक्सपोर्ट इनकरेज की जाती, जैसे चावल एक्सपोर्ट होता है, अगर चीनी ज़्यादा बन जाए वो एक्सपोर्ट हो जाती है, तो बर वक्त पॉलिसी बनती तो कीमत ज़रा चढ़ती, किसान को इतनी तकलीफ़ ना होती। स्टेट बैंक की एक वेयर हाउसिंग स्कीम मौजूद है इस मुल्क में, जिसमें वेयर हाउसेस डेसिग्नेट हो जाते हैं। अगर फसल किसान की ना बिके तो उसमें रखी जा सकती है और उसकी पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम से कर्जा लिया जा सकता है। इनकी बीज, 1 नंबर बीज, 1 नंबर ज़राई अद्वियात, खाद ब्लैक में मिलती है। ये इशूज़ हमने हल करने मेरे जहन में प्लान है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैं लाना चाहता हूँ कि हम इधर के ट्यूबवेल्स को आहिस्ता आहिस्ता सोलर पे ले आएंगे। नौजवानों के लिए हमारे बड़े मंसूबे हैं, कुछ नहीं किया गया, मायूस है नौजवान। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े की बुनियाद पे बात कर सकते हैं, इलेक्शन के नताइज तो जमहूर ने तय करने के क्या होंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है या पीपी की, किसी की भी हुकूमत बने, आप उसमें शराकतदार हों, तो आईपीपी की ख्वाहिश क्या होगी कि कौन सी मिनिस्ट्रीज़ उसके पास हो? मिनिस्ट्रीज़ को भी छोड़ें जी, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि ये जो नई हुकूमत वजूद में आएगी, ये पाकिस्तान के जो बेशुमार मसाइल हैं इनकी हल की तरफ चले। लोगों को इस वक्त ये नहीं पता कि पाकिस्तान की ये सूरत हाल है पिछले 15 साल में जो डेवलप हुई है। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े इस वक्त इस सतह पे पहुँचे हुए हैं कि हमारी जो सूद है उन कर्ज़ों पे वो नेट फेडरल इनकम से ज़्यादा है। ऐसा ही ये सूरत हाल है। सबसे पहले तो हमने इसको टैकल करना है जी, वजारतें तो देखी जाएंगी, मिल के सब ने ये इशू पहले इधर से शुरू करना। आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब इस प्लानिंग में कामयाब हो सकते हैं कि अगर वो वज़ीर ख़जाना बने? पीपी कहती है कि हमारा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के अलावा कोई भी होगा। देखिए, वो उनकी PMLN का अंदरूनी मामला है कि उनकी पार्टी लीडरशिप किसको वज़ीर ख़जाना बनाती है या आपस में जो भी कोalition बनती है उसमें कौन वज़ीर ख़जाना बनता है। अच्छा खान साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अगर ग्रोथ नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट के अंदर तवानाई का बहरान और तवानाई के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरीके से मुख्तलिफ मिल्स ऑनर को देख लें, वो कहते हैं कि तवानाई के चार्जेस इतने लग जाते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो बहुत बढ़ जाती है, तो हम किस तरीके से एक्सपोर्ट करें? तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ेगी? तवानाई इज़ जस्ट वन ऑफ द रीज़न्स। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का बुनियादी मसला ये है, दुनिया में जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम उसके साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं टेक्नोलॉजिकली पीछे रह गई हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है, वो हम जिस तेज़ी से दुनिया मूव कर रही है मुकाबला नहीं कर, बल्कि टेक्सटाइल भी जो आपने देखा है कि हमारी डिवैल्यूएशन के बावजूद एक्सपोर्ट्स में इलास्टिसिटी नहीं आती। आमतौर पे देखा जाता था 20-25 साल पहले डिवैल्यू करें तो एक्सपोर्ट बढ़ जाती थी, अब वो भी देखने में नहीं आ रहा। तो एक्सपोर्ट्स का तो जी बहुत ही लंबा हमारे पास प्रोग्राम है। हमने स्टडी किया है
कि चाइना ने क्या किया है, उससे पहले जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, मलेशिया, ये 20, 25, 30 साल में, या इंडिया की मिसाल ले लें, ठीक है, हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं, मिसाल ले लें, इंडिया ने 30 साल में बड़ी पेशरफ्त की है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कम से कम IPP में हमें बिल्कुल वाज़े पता है कि हमें बैठ के किस तरीके का प्रोग्राम बनाना है जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, फिर एक्सपोर्ट होगी, ऐसा ही है। कुछ बनाएंगे तो एक्सपोर्ट होगी। और हमने अपने एग्रीकल्चर की सनत और सेक्टर और सर्विसेज में बहुत गुंजाइश है, पर्टिकुलरली ये जिनको न्यू एज इंडस्ट्री कहते हैं, जो IT रिलेटेड होती हैं। हमारे पास इन सब चीज़ों के मंसूबे तैयार पड़े हैं, जो कि अगर हम किसी हुकूमत का हिस्सा बने तो हमारा पूरा इनपुट होगा इनको अमली जामा पहनाने। अच्छा खान साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कहती है कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद 17 वजारतों का खात्मा किया जाएगा, उसमें वो सूबों के अंदर जो वजारतें मौजूद हैं उनका खात्मा करेंगे, वफाक के अंदर करेंगे, तो क्या आप उसकी तायीद करते हैं कि इन वजारतों के खात्मे से कुछ बेहतरी हो सकती है, कौमी ख़जाने पे बोझ कम किया जा सकता है? ये 15 साल में तो सिंध में एहतराम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, उन्होंने 15 साल में कितनी वजारतों का खात्मा किया? पहले तो मुझे इस सवाल के जवाब दे दें। सही। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे इदारे हैं, कौमी इदारे जो खसारे के अंदर चल रहे हैं, यानी पाकिस्तान स्टील मिल की बात कर लें, पाकिस्तान एयरलाइन की बात कर लें, पाकिस्तान रेलवे की बात कर लें, या ये पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, क्या इसकी निजकारी होनी चाहिए, उसकी तायीद करते हैं, या इसे कौमी सतह के ऊपर चलाया जाना चाहिए? कुछ इदारों को कौमी सतह पर चलाना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये पेट्रोलियम रिलेटेड इदारे हैं जी, उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, OGDCL है या इस तरह के, लेकिन ज़्यादातर को हमें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। स्टील मिल की निजकारी करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक की बात ही कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ये कहती है, ताज हैदर साहब सेनेटर जो हैं वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लैंड एक्वायर के ऊपर पैसा लगता है, तो हमारे पास इतने बड़े रकबे के ऊपर जब इदारे हैं तो सिर्फ प्लांट्स चेंज करना है ना, तो प्लांट्स चेंज करके उन्हें चलाया जा सकता है। 76 साल में तो नहीं चलाया जा सका। अगर रकबे हैं तो उनकी कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है कि कोई सिर्फ रकबा लेने के लिए वो इदारा ना ले ले, और वो ले के उसको जो उसकी ओरिजिनल इनिशियल प्लानिंग थी उसके मुताबिक, मसलन पाकिस्तान स्टील मिल को जो भी लेगा वो स्टील मिल ही बनाए, ये ना कि उधर को सोसाइटी बना दे। सही। ये तो किया जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने कहा है कि चंद ऐसे पब्लिक सेक्टर के इदारे होंगे जिनको पब्लिक सेक्टर में रखना चाहिए, ज़्यादातर को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है ये। सही। आप अगली हुकूमत में गवादर वाला जो एरिया है या CPEC का मंसूबा है उसको कितना बढ़ता हुआ देखते हैं? लेकिन जी CPEC में कमाल की इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बना है, जो सड़कों का निज़ाम बना है, जो पावर हाउसेस, बिजली आई है। मेरी नज़र में CPEC का दूसरा जो फेज़ है उसका फोकस, जैसे कि मेरे ख्याल पॉलिसीज़ बन रही हैं, एग्रीकल्चर पे होना चाहिए, IT रिलेटेड सर्विसेज पे होना चाहिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए। और मैं इसका मुझे पूरा मेरे जहन में एक प्लान है कि नेक्स्ट फेज़ जो है, जो इंडस्ट्री चाइना से बाहर जा रही है और इस वक्त वियतनाम जा रही होगी या कंबोडिया या इंडोनेशिया, उस इंडस्ट्री को बिलखुसूस टेक्सटाइल को हमने पाकिस्तान में लाना है, और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर द चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स के जॉइंट वेंचर्स के थ्रू इस पे दोनों हुकूमतें जो हैं पूरा जोर देंगी, तो ये एक ज़रिया बनेगा जिससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बेहतर होगी, CPEC भी आगे चलेगा और हमारी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होंगे। खान साहब, मेरे सवालात वो रवायती सवालात से ज़रा हटके हैं, क्योंकि इलेक्शन में रवायती सवालात होते हैं। हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो भी नुमाइंदा है उसकी थाट्स क्या हैं, वो थाट्स क्लियर किस हद तक है। आप क्या समझते हैं कि अगली हुकूमत में अगर आप लोगों के पास पार हो तो हमें किस ब्लॉक का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ब्लॉक के हिस्सों में बटी हुई है? क्या किसी ब्लॉक में बंटना चाहिए, या फिर जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक कुछ ऐसे भी हैं, सभी के साथ ताउन रखा हुआ उन्होंने, उनके रिलेशंस अच्छे हैं, उस तरीके से पॉलिसी लेके चलना चाहिए? ये जो कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है, हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमारी एक पुरानी और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाइना के साथ है, और हमारी एक पुरानी एंड एट टाइम्स स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वेस्ट के साथ भी है।
और हमें ये दोनों जो इसमें एक बैलेंस रखना चाहिए और दोनों जो भी ग्रुपिंग है दुनिया की उसमें साथ लेके चलना चाहिए, किसी एक ब्लॉक का ऐसा नहीं बनना चाहिए। ठीक, खान साहब एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं 18वीं तरमीम की कुछ शिकों में तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कहा यह जाता है कि NFC अवार्ड जो है, जो सूबों को पैसा मिलता है, वो सूबाई हुकूमतें रख लेती हैं, वो म्यूनसिपल कमेटी तक नहीं पहुंचता, नीचे जो मेयर के JDs हैं वो तय होने चाहिए जिस तरीके से CM के JDs तय होते हैं। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ अव्वल तो NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम आपको मालूम ही है, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। NFC अवार्ड में हमें ऑब्वियसली अवार्ड चेंज होना तो मुश्किल है, हम नहीं चाहेंगे कि चेंज हो, लेकिन हमें बैठ के कुछ सोच विचार करनी है, क्योंकि फेडरल जो रेवेन्यू है उस पर बड़ा बोझ है। इस पर देखें ना, पूरी डिफेंस सर्विसेज फेडरल के नीचे और बहुत सी सर्विसेज आती हैं, तो कोई सूबों के साथ बैठ के हमें तय करना पड़ेगा कि शेयरिंग बेहतर कैसी बनाई जाए। अभी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस सूबे के पैसे चले तो सूबे कोई सरप्लस छोड़ दें, अभी तो सरप्लस की पॉलिटिक्स होती है ना, सरप्लस इतना, भाई सूबा सरप्लस क्यों छोड़े, लेकिन तय हो जाए कि जो वफाक की जो सर्विसेज सूबे भी इस्तेमाल करते हैं उसमें सूबा कुछ अपना भी हिस्सा डाले, एक चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरह NFC अवार्ड होता है जी, और उसके तहत पैसा सूबों में पहुंच जाता है, तो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट निज़ाम में बिलीव करता हूं, और NFC अवार्ड की लाइंस पे ही जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड्स हैं वो भी हुआ करें, जो तमाम अज़ला में, बड़े शहरों में वो रकूम नीचे फ़्लो किया करें। मैं इस चीज़ का हामी हूँ। सही। खान साहब, सिर्फ एक छोटा सा सवाल और, आप क्या समझते हैं सेहत और तालीम, दो शोबे, इनका बजट किस हद तक बढ़ना चाहिए? जितना बढ़ाया जा सके जी, तरजीह होनी चाहिए, जितना बढ़ाया जा सके तरजीह। और दूसरा जो बजट है वो सोशल सेफ्टी नेट, जो सोशल सेफ्टी नेट है, जो एहसास प्रोग्राम था, पता नहीं उसका क्या नाम है, बहुत ही आला प्रोग्राम था, जिसमें गरीबों की, बेवाओं की, यूथ के लिए, किसानों के लिए बहुत सी इसमें स्कीम्स थी। ये सोशल सेफ्टी नेट अमीर ममालिक में भी होता है और बिलखसूस हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए कि जहाँ पे ये थाट्स जो हैं इसकी एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस हल्के के मुख्तलिफ डायनामिक्स के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त NA97 के 392 जो ख्याली गांव के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आपने हुमायूं अख्तर खान साहब का उनका नज़रिया, उनकी कंपेन, उनकी वजूहात, जो जिस बायस वो लाहौर से मूव करके यहाँ पे आए, वो आपने सारी राय उनकी सुनी है। अब इनकी राय सुनते हैं और ये देखते हैं कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं और उन मसाइल के हल के लिए इनके पास ऑप्शंस क्या है, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी। क्योंकि माजी के अंदर जो भी जमात बरसरे इक़्तिदार आई है उसके बाद क्या हमें वो मंजरनामा देखने को मिला जो अवामी मंशूर में एक इंतखाबी मुहिम के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो अली गौहर बलूच साहब साथ मौजूद हैं, उन्हीं की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बलूच साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कैसी कंपेन चल रही है? जी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और डेली हमारे जलसे और इलेक्शन कंपेन जो है वो जारी व सारी है। रात गए तक ये सिलसिला जारी रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो बहुत सारे नए ग्रुप्स जो हैं उन्होंने PMLN की हमायत का ऐलान किया है। लेकिन इधर मैं आपको ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र बात बताऊं कि जो 2018 का इलेक्शन था वो इधर से ज़िमनी इलेक्शन में चला गया था एक उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से, और मरकज़ में और सूबे में PTI की हुकूमतें बन गई थी। और इसके बावजूद यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमने कौमी की सीट भी जीती थी ज़िमनी इलेक्शन में और सूबाई सीट भी जीती थी।
तो इंशाअल्लाह ताला ये हलका जो है ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मैं समझता हूँ कि बड़े खैर ख्वाह लोगों का है, और वो जो PMLN ने तरक्याती काम इस हलके में करवाए, पूरे मुल्क में करवाए, उसके सम्राट से ये लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और ये मियाँ नवाज़ शरीफ को वोट देते हैं। अच्छा, एक अमूमी तौर पे तासुर है, मुझे ये नहीं पता कि मकामी तौर पे यहाँ पे तासुर क्या है। अमूमी तौर पे तासुर ये है कि आपकी बरादरी कुछ बटी हुई है, मुख्तलिफ पार्टीज़ के अंदर है, तो वो सेटबैक आपको देखने को मिलेगा और उसका एज कोई और उठा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें तो कोई शक नहीं है कि इधर बलोच बरादरी के काफ़ी गाँव हैं, लेकिन बलोचों के अलावा दीगर बरादरियों के भी और बहुत सारे गाँव हैं। और जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें भी हम बलोच कैंडिडेट 3 थे। अच्छा। इस दफ़ा भी 3 है। सही। तो पिछली दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अक्सरियत मुझे मिली थी, इसके बावजूद कि हमें हर लेवल के ऊपर जो है वो कोशिश की जा रही थी, मतलब रियासती मशीनरी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई थी सारा कुछ। अच्छा, आपने जो बात की कि पिछले इलेक्शन में बलोच बरादरी के 3 कैंडिडेट्स मौजूद थे, तो अमूमी तौर पर तासुर ये भी है कि बलोच बरादरी में कैंडिडेट्स इसलिए होते हैं मुख्तलिफ पार्टी से कि किसी एक ना एक पार्टी की तो अपने पे अक्सरियत मौजूद रहेगी। नहीं, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि 2098 से मैं अगर कहूँ, इससे पहले से भी ये सीट PMLN के पास ही सही, और सिर्फ एक दफ़ा जो 2008 का टर्नओवर था वो पीपल्स पार्टी के पास गई थी, जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई थी। तो उससे पहले भी और उसके बाद में भी ये PMLN के पास रही है। अच्छा, अभी हालिया टिकट्स की तकसीम के ऊपर भी इस हलके पे बिलखुसूस वो टिकट की तकसीम पे बहुत बावेला मचा है। आपको भी पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में टॉक शोज़ के अंदर क्या उसका कोई सेटबैक देखने को मिलेगा? नहीं, कतई तौर पर नहीं है, और जाहिर है कि आप मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ। असूली तौर पर जब पिछला इलेक्शन जीता गया था तो वो भी आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन था जिसका मैंने जिक्र किया जी। तो ऑब्वियसली उसके बाद पार्टी ने के साथ हमने मिलके पूरे 5 साल जिस तरह से काम किया है, वो पूरे पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं और जो PMLN है और PMLN की क़यादत है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। बल्कि जब टिकट्स के इंटरव्यू हुए थे तो उसमें मेरी जो क़यादत है उन्होंने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब और मरियम साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, सब ने मुझे एज अ वर्कर अप्रिशिएट किया। देखिए, मुझे ज़्यादा खुशी है MNA से ज़्यादा कि मैं एक PMLN का कारकुन हूँ, एक ऐसी पार्टी का कारकुन है जिसने इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया, जिसने इस मुल्क में ज़रबे अज़्ब जैसी ऑपरेशंस करके दहशतगर्दी का खात्मा किया। तो मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। ये पार्टी टिकट देना पार्टी की आदत, वो जिसको बेहतर समझते हैं टिकट दे देते हैं। हम तो वो खिलाड़ी हैं कि जब हमें मैदान में उतारेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह वो जंग जो है ना अल्लाह के करम से जीत कर। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, आपके मुखालिफ जो हैं वो ये राय रखते हैं कि यहाँ पे पार्टी से ज़्यादा शख्सियाती वोट होता है, क्या उसकी तायद करते हैं? जी बिल्कुल, वो है जो शख्सियाती वोट है वो मतलब है कि जिसमें कि आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में हमारे धड़े, क्योंकि ये एक रूरल एरिया भी है, यहाँ पर धड़ों की सियासत भी है। और वो यही तो वजह है कि अल्लाह के फजल करम के साथ मेजॉरिटी धड़े जो हैं वो शुरू से हमारे साथ चलते आ रहे। अगर हमें अल्लाह ताला ने बार बार अपने फजल करम से कामयाबी से नवाजा है तो उसकी कई वजूहात हैं, और उसमें हमारे उन धड़ों का भी वोट है जो हमारी पार्टी के साथ साथ चलता है। अच्छा, IPP के साथ मुख्तलिफ जगहों पे सीट एडजस्टमेंट हुई है, आप जानते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हल्कों में नहीं थी, चंद मखसूस हल्कों में। खान चौधरी साहब को ले लें, अलीम खान साहब को ले लें, जहांगीर खान तरीन साहब के मद्दे मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं आया, तो यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। आप मजबूत कैंडिडेट होंगे, लेकिन महमूद मौलवी साहब हैं, सिंध से रहनुमा हैं, सरबराह भी हैं IPP के, वो कहते हैं कि अभी तक के जायचे के मुताबिक वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है और IPP उसकी शराकतदार होगी। वो कौन सा जायचा देख रहे हैं? देखें, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो ऑन ग्राउंड इलेक्शन होगा, उसके बाद जब मरकज़ में और दीगर हुकूमतें मिलती हैं, अगर किसी एक पार्टी को सादा अक्सरियत ना मिले तो फिर उसके बाद इत्तेहाद बनते हैं। पहले भी बने थे, आपने देखा PDM की गवर्नमेंट बनी, इवन PTI की गवर्नमेंट में भी इत्तेहादी। लेकिन वो जो इत्तेहाद वाली हुकूमत है, आप भी जानते हैं 16 माह की हुकूमत में उसका कोई बार अपने कंधे पे लेने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि देरपा फैसले नहीं हो सके, हर किसी के अपने मफाद थे। अगर इसी तरह की हुकूमत इत्तेहादियों की बनती है तो देरपा फैसले किस हद तक उम्मीद लगाई जा सकती है उसकी? देखिए, मेरी ज़ाती राय में एक कारकुन की हैसियत से मैं जो देख रहा हूँ, मुझे तो पंजाब में ख़ास तौर पर नून लीग स्वीप करती नज़र आ रही है। और ये एक सादा अक्सरियत से भी नून लीग हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी।
और आपने देखा कि 13 में अगर नवाज शरीफ साहब को अवाम का मैंडेट मिला तो फिर 13 से 18 तक जो तरक्की का सफ़र था उसकी आज तक कोई और नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। कैंडिडेट तब्दील तो नहीं हो गया वज़ीर आज़म का? नहीं, नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी की, ये हमारी पार्टी का और मुतफ़िका कारकुनान से लेकर हमारी पार्टी साहब भी आपकी पार्टी है, मंशूर कमेटी के सरबराह हैं, वो तो कहते हैं कि मियाँ साहब अभी तक वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हैं। और अमूमी तौर पे हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े जलसों में जो बड़ा रहनुमा होता है वो सबसे आखिर में तकरीर करता है, लेकिन हम तो हाफिज़ाबाद में या दीगर जलसों में मियाँ साहब के बाद मरीम नवाज़ साहिबा की तकरीर देख रहे हैं। नहीं, वो मरीम साहिबा पहले भी जब तकरीर करती हैं तो वो जब भी मियाँ साहब के साथ होती हैं, आपने पिछले साल के जलसे नहीं देखे, वो भी मियाँ साहब की खुद ख्वाहिश होती है कि मेरे बाद मरीम तकरीर करें। और मैं समझता हूँ कि वो मरीम साहिबा हो, शहबाज शरीफ साहब हों, हमारी पार्टी का हर कारकुन हो, उन्होंने जो रेफरेंडम और राय दे दी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को लोग और पाकिस्तान के अवाम उनको वज़ीर आज़म देखना। अली गौहर बलोच साहब, कोई ऐसा इकदाम इलेक्शन के बाद कि मैं आपको प्रोग्राम में लूँ और पूछ सकूँ कि उस इकदाम का क्या बना? देखिए, इकदाम तो फिर यहाँ पर जहाँ तक डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट या इलाके की तरक्की के लिए काम करवाना, वो तो हमारे मतलब है कि हमें इस चीज़ का जुनून है और शौक़ है और वो हम करवाते हैं अवाम के। लेकिन मेरा अगर हुकूमत ने उस पर से पाबंदी हटाई, चूँकि गैस की कमी है हमारे मुल्क में, अगर पाबंदी हटी तो हमारे काफ़ी गांव हैं जो गैस की सहूलत से महरूम है। मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं आवाम तक वो सुई गैस पहुँचाऊँ, अगर पाबंदी पाकिस्तान में हटी तो। सुई गैस पहुँचा है? हाँ, सुई गैस पहुँचा। तो फैसलाबाद में मैं सर्वे करके आया हूँ, वो कहते हैं 12-12 हज़ार रुपये हमारा बिल आ गया, 300-300 रुपये आता होता था। हाँ। वो अगर आप उसको किस तरीके से उस स्लैब के ऊपर लेके आएंगे? देखिए, जब 13 से लेकर 18 तक की गवर्नमेंट बनी थी नवाज शरीफ साहब के, उस वक्त भी बड़े बड़े चैलेंजेस थे उस वक्त 20। लेकिन हालिया आप ज़खायर देखें, आपको RLNG LNG के ऊपर नए कनेक्शन शिफ्ट करना पड़ रहे हैं, तो किस तरीके से उसे सब्सिडाइज करके इक्वल करेंगे? क्योंकि आप बाहर के ममालिक में चले जाएं, तेल का रेट मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ पंप स्टेशन पे। हमारे रेगुलेट हुकूमत करती है तो वो कराची से गवादर तक या गवादर से कश्मीर तक रेट सेम ही होता है। तो आप इसको किस तरीके से उसकी स्लैब्स को मुख्तलिफ करेंगे? नहीं, देखें, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बजा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब 13 से 18 तक हमारे मुल्क में मुआशी तौर पर बड़ा बहरान था, 20-20 घंटे की जिस मुल्क में बिजली नहीं थी तो वहाँ पर कारखाने क्या चल रहे थे। लेकिन वो ना सिर्फ कमी पूरी की, 6.5 रुपये तक ज़िम्मेदार को यूनिट बिजली का मिलता रहा, गैस की कीमतें कंट्रोल रहीं, डॉलर की कीमतें कंट्रोल रहीं, एक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया, CPEC जैसा प्रोजेक्ट लेकर आए। लेकिन अब जाहिर है कि जो ये चैलेंजेस 2018 के नए चैलेंजेस हैं, हमारी हुकूमत की कोशिश होगी कि मुआशी तौर पर हम लोगों के ज़राए आमदन बढ़ाएं। जो चीज़ें वक्त के साथ कम नहीं हो सकती, आमदन तो बढ़ाई जा सकती। लोगों की आमदन कम है, कीमतें बढ़ी हैं। देखिए, जो चीज़ें तो वर्ल्ड लेवल पे अटैच हैं वो तो फिर उनको तो मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक तवानाई की बात, आखिरी सवाल, तवानाई के बारे में बात करें तो IPPs का बोझ हम जितना बर्दाश्त कर रहे हैं सभी को मालूम है कि आप देखिए कि एक दौर में 2 रुपये फ़ी यूनिट और फिर कहाँ पे बढ़ते बढ़ते अब 90 रुपये फ़ी यूनिट पे बिजली इस्तेमाल करना पड़ती है। उस बोझ को कैसे कम करेंगे? हमजा शहबाज साहब 300 यूनिट मुफ्त बिजली का शोर मचा रहे हैं, लेकिन उसको काबिल अमल एक फार्मूले में किस तरीके से तब्दील किया जा सकता है? देखिए, जाहिर है कि अगर हम अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, अगर हमारी प्रायोरिटी पे मुल्क की मईशत को संभालना हो तो फिर हमारे तरक्की की राहें अल्लाह ताला की ज़ात निकाल देती। जिस तरह से 2013 से 18 तक हमने खाद की कीमतें कम की, 8,000 रुपये DAP का रेट था, हम उसको 2400 और 3800 पर लेकर आए, यूरिया खाद की कीमतें कम की। तो मैं समझता हूँ कि जो वसाइल हैं हमारे मुल्क के, वो हमें अवाम के ऊपर निछावर करने चाहिए हुकूमतों को। सही। और जो लोग कम आमदन वाले हैं उनको अगर 300 रुपये तक फ्री बिजली भी दे दी जाए, बशर्ते कि हमारा मुल्क इस काबिल हो जाए अल्लाह के फजल करम से कि हमारी आमदन इतनी बढ़ जाए कि हम वो अफोर्ड करते हो। तो वो उसको हम फिर सब्सिडी नहीं कहते, हम अपने ज़राए आमदन बढ़ा के कम आमदन वाले लोगों तक उसके समरात पहुंचाने चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे और आपको गैस महंगी क्यों ना लेनी पड़े, मुझे और आपको बिजली महंगी क्यों ना लेनी पड़े। लेकिन जो हमारी कम आमदन वाले अवाम हैं उन तक वो वसाइल और उनके समरात पहुंचने चाहिए। और ये मेरा ख्याल है हमारी नून लीग की हुकूमत के लिए एक, मैं समझता हूँ कि चैलेंज भी होगा और हमारे लिए ये एक कोशिश भी होगी कि हम वो समरात पहुँचाएँ। कोशिश भी होगी कि समरात पहुँचाएँ। बुनियादी तौर के ऊपर अगर आप पूरी दुनिया का हाल देखें तो वहाँ पे अशियाए खुरनोश की कीमतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, इसलिए वो बोझ बहुत ज़्यादा नहीं लगता।
तो पाकिस्तान के अंदर उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए कि जो पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सके, आवाम की इस्तात को बढ़ा सके, कि उनके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा ना हो और उन्हें ये लगे कि मुस्तकबिल में हम तरक्की की तरफ गामज़न हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने।